नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये स्लोगन शायद आप लोगों को रट गया होगा और आप लोग इससे चिरपरिचित भी हो गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और कल जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम इसे रिज्यूम कर रहे हैं, अर्थात मौद्रिक नीति से संबंधित प्रश्न को हम लोगों ने कल के सेशन में देख लिया था। आज कुछ तकनीकी समस्या की वजह से थोड़ी क्लास लेट हुई, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं बिना देर किए हुए। तो कल के सेशन में जहाँ हमने बात किया था उसके आगे प्रश्न ये कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, आपसे ये पूछा गया है कि साख सृजन पर प्रभाव होगा, अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि वृद्धि होगी, बी कह रहा है कमी होगी और सी कह रहा है कोई प्रभाव नहीं होगा, डी कह रहा है कि कोई अन्य नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कब प्रश्न पूछा गया है। तो 48वीं और 52वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था वर्ष 2008 में, उसमें ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो जितने बच्चे अभी लाइव हैं एक बार सेशन को शेयर करेंगे और कमेंट करके बताते भी रहेंगे कि आप लोगों ने इस ऑप्शन में से जो भी दिया गया है, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है, नहीं किया है तो भी आप बता सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर उससे संबंधित बातों को तो करेंगे ही। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नगद कोष अनुपात, आप जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR जिसको कहते हैं, तो इसको पूरा डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कि RBI है, RBI ने CRR में वृद्धि किया। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहा है कि कमी की जाती है, तो कमी ध्यान रखना है। कैश रिजर्व रेशियो का जो अनुपात, अर्थात कैश रिजर्व रेशियो जो है उसमें कमी कर दिया RBI ने, केंद्रीय बैंक ने, तो यहाँ पर कहा जा रहा है साख सृजन। अब साख सृजन क्या होता है इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से पेज ले लेते हैं और इससे संबंधित बातों को समझ लेते हैं। साख सृजन होता क्या है और बैंक कैसे साख सृजन करते हैं। तो थोड़े समय के लिए ये समझ लीजिए कि ये एक बैंक है। ठीक है, ये बैंक है और ये ए नामक, इसको मान लेते हैं ये राम है और इधर श्याम को मान लेते हैं ये श्याम नामक व्यक्ति है। इस व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा है और किसी ने इस व्यक्ति को सलाह दिया कि भैया आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप बैंक में जमा कर दो, और बैंक में जब जमा करोगे तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा। घर में अगर आपने कहीं घड़े में या किसी उसमें आपने छुपा करके रखा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पर जमा कर दोगे, रख दोगे एक अकाउंट खोल करके, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। आप लोगों ने अक्सर बोलचाल की भाषा में ये सुना होगा, समझा होगा कि मनी मेक्स मनी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने इस पैसे को बैंक में जमा कर दिया। बैंक ने ये कहा कि जो पैसा आपने यहाँ पर जमा किया है इस पर मैं आपको, अर्थात बैंक 7% की दर से ब्याज देगा वार्षिक आधार पर। अब इस व्यक्ति ने जो बैंक में पैसा जमा किया है वो बैंक के लिए देता है। देता क्यों है? क्योंकि बैंक भविष्य में जब ये व्यक्ति मांगेगा तो इसका पैसा वापस करेगा। मान लीजिए इसने फिक्स डिपॉजिट किया है, तो फिक्स डिपॉजिट अगर 10 साल के लिए किया है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, तो 10 साल के लिए इसका पैसा बैंक के पास चला गया और बैंक उस पैसे का अब क्या करेगा इसको समझ लेते हैं। तो बैंक ने क्या किया, इसी पैसे को इस श्याम नामक व्यक्ति को अपना कोई उद्योग धंधा लगाना है, कुछ भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कंपनी खोलनी है, और इनका हमने मान लिया कि इन्होंने 1 करोड़ CR इन्होंने बैंक में जमा किया है। इस व्यक्ति को भी 1 करोड़ चाहिए, 1 CR चाहिए, लेकिन इनके पास जो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा है महज इनके पास 50 लाख है। अब ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को कोई सलाह दे दिया कि काम करो, आप अगर बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको ऋण दे देगा और उस ऋण से आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो बात इसको समझ में आ गई और ये बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि भैया मुझे लोन चाहिए। तो लोन बैंक ने कहा कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपसे मैं 10% के वार्षिक ब्याज वसूलूंगा, 10% का वार्षिक ब्याज। इसने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए।
तो ये जो बैंक के पास राम का पैसा है ये बैंक के लिए देता है, क्योंकि बैंक को इसको लौटाना है। और ये जो बैंक इस पैसे को दोबारा उठा करके, अर्थात यहाँ पर श्याम नामक व्यक्ति को ऋण के रूप में दे दिया, और ऋण से जो यहाँ पर 10% का वार्षिक ब्याज बैंक को मिल रहा है, तो उस 10% में से 7% इस व्यक्ति को अर्थात राम को दे दिया और 3% बैंक अपने पास रख लिया। तो इसी को कहा जा रहा है कि बैंक ने साख सृजन कर लिया। अर्थात इस मनी से, राम के पैसे से बैंक ने अपना पैसा बना लिया, अर्थात अपना साख सृजन कर लिया। तो साख सृजन बैंक का कब हुआ? जब बैंक ने इस श्याम नामक व्यक्ति को ऋण दिया। ऋण और उधार में अंतर होता है। उधार का मतलब होता है कि जब आप किसी अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए और वो आपको दोस्त दे देता है, और फिर जब आपके पास पैसा वो होता है, उतना अमाउंट होता है, तो उस अपने दोस्त को उतना ही अमाउंट आप लौटा देते हैं, वो उधार होता है। जब ऋण की बात की जाती है तो इसका मतलब यह है कि उस पर ब्याज चुकाया जा रहा है या ब्याज लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण लेने की बात है। तो साख सृजन आपने समझ लिया। तो यहाँ पर बैंक के पास जो पैसा आ रहा है उसी से पैसा बना रहा है, ये आपने समझ लिया। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि साख सृजन। अब बैंक साख सृजन कब करेगा? जब बैंक के पास पैसा होगा तभी तो वो अपने ग्राहक को ऋण देगा और वहाँ से उसे ब्याज की प्राप्ति होगी, और उससे बाकी सारे अपने खर्चों को चलाएगा, अपना प्रॉफिट भी जनरेट करेगा और बाकी अन्य जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आरबीआई क्या कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चूँकि ये बैंकों का बैंक है, तो ये जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनके लिए उनके पास जितना जमा है उनकी कुल जमा का एक अनुपात कहता है कि आरबीआई, ये अन्य बैंक हैं, इनसे कहता है कि अपना यहाँ पर जमा करो। मान लीजिए 1 करोड़ इस बैंक के पास है, तो आरबीआई की ये कहता है कि भैया 1 करोड़ का कुछ अनुपात आप मेरे पास रख दो कैश के रूप में। ऐसा क्यों कहता है आरबीआई? ऐसा इसलिए कहता है कि बैंक में जो ग्राहक अपना पैसा जमा कर रहा है, कैश जमा कर रहा है, अगर ग्राहक निकालने लगे तो वैसी स्थिति में बैंक के पास कैश होना चाहिए। साथ ही साथ इसके माध्यम से, सीआरआर के माध्यम से, आरबीआई बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है उसको भी समझ लेंगे। बहरहाल आपने ये समझ लिया कि ये जो बैंक है इसके पास जो जमा है, ग्राहकों का जमा है, ठीक है, जो उसकी देयता है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है। अब सवाल ये होता है कि बैंक जो आरबीआई के पास पैसा अपना रख रहा है, धन रख रहा है कैश के रूप में, क्या उस पर आरबीआई उसे ब्याज देती है? आरबीआई उस पर ब्याज नहीं देती है। और ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसकी धारा 42(1) है, उसके अनुसार उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। तो ये बात आपने समझ लिया। अब इसी बात को जो आपने समझा है कि कैसे साख सृजन, उसमें वृद्धि और कमी कैसे होगी, अब इसको देख लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं CRR, और CRR इसको लिख लेते हैं अगर वृद्धि की जाती है, और यहाँ पर लिख लेते हैं कमी की जाती है। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पर हैं। अब इस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो कमी और वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, इसी से बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत जटिल होता है। कई बार ये सोचने समझने में नहीं आता है कि कैसे ये होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने साख सृजन की बात की, तो यहाँ पर साख सृजन की बात कर लेते हैं। और दूसरी बात, साख सृजन के साथ साथ यहाँ बात ये होगी कि क्या जो बाजार में तरलता या अर्थव्यवस्था में तरलता की बात आती है, तरलता कैसी होगी? तो यहाँ पर तरलता, किसकी तरलता? तो मुद्रा की तरलता की बात की जा रही है। और मुद्रा की तरलता के साथ साथ जब यहाँ पर साख सृजन की बात हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पर ब्याज की बात कर लेते हैं। ब्याज, उस पर क्या प्रभाव होगा? ब्याज के बाद यहाँ तरलता की बात कर लेते हैं। तरलता के साथ साथ अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं उपभोग और निवेश व्यय। तो यहाँ व्यय, केवल हम व्यय लिख देते हैं। व्यय के साथ साथ अब जो
इससे संबंधित ग्रोथ रेट पर भी हम बात कर सकते हैं कि निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको अभी छोड़ देते हैं। केवल हम इतनी ही बात कर लेते हैं कि साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ तरलता पर क्या प्रभाव होगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज, उनके मूल्य पर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए आरबीआई ने ये कह दिया कि भैया एक काम करो, आपको जो आपके पास 100 करोड़ है, इस 100 करोड़ में से आपको 10 करोड़ मेरे पास रख देना है कैश के रूप में। ये बड़ा अमाउंट हो गया, इस बड़े अमाउंट को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 1000 रुपये, समझने के लिए 1000 रुपये आरबीआई ने कहा कि ये आपके पास है, इसमें से आप मेरे पास 200 रुपये रिजर्व के रूप में रख दीजिए, रिजर्व के रूप में, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में। अगर बैंक ने 200 रुपये अब सभी बैंकों के लिए रखना ज़रूरी है, अब अनुपात अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पर देखें, अर्थात बैंकों का अनुपात जितना बैंक के पास जमा होगा उसी अनुपात में रखना होगा, लेकिन सभी बैंक को रखना पड़ता है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ अब इसने क्या किया कि 200 रुपये जब रख दिया तो 200 रुपये अगर इसके पास होते, अर्थात 1000 पूरा रुपया होता बैंक के पास, तो उस पूरे 1000 से वो पैसा बनाने की कोशिश करता, अर्थात अगर इकोनॉमी की भाषा में कहें तो साख सृजन करने की कोशिश करता, अपने ग्राहकों को ऋण देता और उस ऋण से उसे ब्याज के रूप में प्राप्ति होती, जिसे हम कह रहे हैं कि वो साख सृजन कर रहा है। तो अपनी एसेट और लाइबिलिटी के मध्य उसने साख सृजन कर लिया। अब 200 रुपये रखना पड़ गया, तो यानी अब बैंक के पास कितना बचा, महज 800 रुपये बचे, और इस 800 रुपये का ही वो ब्याज देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आरबीआई ने बढ़ा दिया, उसने ये कह दिया कि भैया आपको 200 नहीं 300 रखने पड़ जाएंगे, तो इसमें वृद्धि कर दिया, अर्थात सीआरआर में वृद्धि कर दिया। अब सीआरआर में वृद्धि कर दिया तो बैंक के पास मुद्रा कम हो गया, अर्थात पैसा कम हो गया। तो पैसा कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि साख सृजन में बैंक की कमी आ जाएगी, क्योंकि बैंक अब अपने कम ग्राहकों को ऋण दे पाएगा। अब कम दे पाएगा तो बैंक के पास पैसा कम होगा, तो वो क्या करेगा, ब्याज दर महंगा करेगा, क्योंकि उसके पास तो है नहीं। जब पर्याप्त मात्रा में मुद्रा नहीं है, पैसा नहीं है और उसके पास लोग मांगने आएंगे, तो वो अपनी ब्याज दर को बढ़ा देगा, अर्थात यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने के साथ साथ अब यहाँ देखने को ये मिलेगा कि लोग अब क्या करेंगे, जब उन्हें महंगे ब्याज दर पर ऋण मिलेगा तो जो कुछ भी उनका उपभोग और निवेश होना था, जैसे मान लीजिए मुझे निवेश करना था, एक कंपनी खोलनी थी और मुझे ऋण महंगा मिल रहा है, अर्थात ब्याज उस पर ज़्यादा लिया जा रहा है, तो मैं उसे पोस्टपोन कर दूंगा। या मुझे कार खरीदना है, तो अगर कार पर जो कार के लिए मैंने ऋण लेने के लिए सुनिश्चित किया, ऐसी स्थिति में मैं ये देख रहा हूँ कि ये महंगा मिल रहा है, तो मैं उसे पोस्टपोन कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि अब जो उपभोग और निवेश व्यय है ये क्या हो जाएगा, इसमें कमी आएगी, और कमी आएगी तो बाजार में तरलता कम हो जाएगी, तरलता में कमी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब लोगों को ऋण कम मिल रहा है, ब्याज दर ज़्यादा लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में लोग ब्याज लोन कम लेंगे, अर्थात ऋण कम लेंगे। और अगर इसका मतलब ये है कि अब जो उपभोग और निवेश व्यय है, अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, चूँकि बाजार में तरलता में कमी हो गई है, तरलता में कमी की वजह से जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, अर्थात यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। अब आप सोचिए कि बाज़ार में सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि अगर डिमांड ज़्यादा होती है किसी वस्तु की, तो उसकी कीमतों में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको यहाँ पर कमी है, कमी किस चीज़ की है, तरलता की कमी है, और तरलता की कमी है तो अर्थात डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो वस्तुओं की कीमतें यहाँ पर कमी हो जाएगी, कमी देखने को मिलेगी। इसे कमी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। अगर इसने सीआरआर में ये कह दिया कि आपको 300 नहीं 200 ही रखना है, तो अगर 200 रखा जाएगा तो साख सृजन क्षमता में इसकी वृद्धि हो जाएगी, बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, अर्थात अब यहाँ पर 800 रुपये है और 800 रुपये है तो उसका वो ऋण दे पाएगा, तो ब्याज दर में यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, और कमी के साथ साथ तरलता में यहाँ वृद्धि होगी।
क्योंकि अधिक लोग अब ऋण ले पाएंगे। ऋण लेने के साथ साथ यहाँ जो कहा जा रहा है कि उपभोग और निवेश व्यय, इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि होने के साथ साथ जब बाजार में सबके पास पैसा होगा, सबकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हमने समझ लिया। अब यहाँ देख लेते हैं जो प्रश्न कह रहा है कि अगर यदि आरबीआई के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो साख सृजन पर अगर कमी कर रहा है तो ये यहाँ पर देखिए साख सृजन में वृद्धि हो जाएगी। तो आपका सही जो जवाब है वो ए है। आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा, देख लिया होगा, और कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। अब यहाँ ग्राहक शब्द को स्पष्ट नहीं किया है, पहली बात ये है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। अब दो स्टेटमेंट हैं और दोनों में अलग अलग बातें कही गई हैं। यहाँ पर आपसे बैंक दर पूछा गया है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है रेपो दर। तो रेपो दर और बैंक दर नहीं कोई दोस्त देता है सर। अच्छा चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, सभी लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही करके बताते हैं। अभी जितने लोग लाइव हैं, रंजीत हैं, जय हैं और रोहित हैं, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए बैंक दर क्या होता है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई अपने मतलब वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक उधार देता है। यहाँ पर रेपो रेट की बात की जा रही है। यहाँ यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर दीर्घकालिक नहीं होगा, अल्पकालिक होगा। आप इसको डिस्प्लेस कर दें तो ये चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दीर्घकालिक दिया जाता है ऋण और यहाँ पर अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। तो इससे संबंधित जब आप बातों को देखेंगे तो इसमें जो सही जवाब होगा आपका न तो एक और न ही दो होगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। चलिए कितने लोग कमेंट करके बता रहे हैं। कुछ बच्चों का ये कहना है कि दोनों ही सही है। बुक कौन सी अच्छी रहेगी? अच्छा, बुक के बारे में नहीं पूछें तो ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए जो बैंक दर होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वह दीर्घकालिक होता है और जो रेपो रेट होता है वो अल्पकालिक होता है। अब इससे संबंधित बातों को आप देखेंगे कि अगर रेपो रेट में वृद्धि की जाती है तो उससे क्या प्रभाव होता है, रेपो रेट या बैंक दर। तो दोनों में जो मैंने डायग्राम बना करके बताया वही स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको एग्ज़ाम में इसे याद रखना है और इसे करना है कि मैं तुरंत इसको देख लूँ, समझ लूँ और तुरंत उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ, तो यहाँ पर CRR की वृद्धि, यहाँ पर रेपो रेट कर लीजिए। अगर रेपो रेट में वृद्धि की जाती है तो इसका मतलब ये है कि बैंक की साख सृजन क्षमता में कमी आएगी और साख सृजन क्षमता में कमी होने के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि होगी। ब्याज दर में वृद्धि के साथ साथ यहाँ तरलता में कमी आएगी और जो उपभोग और निवेश व्यय है उसमें भी कमी। लगभग यही सारी चीज़ें होंगी। इसके आधार पर आप सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि दोनों ही, न तो एक और न ही दो, यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। अब यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में आपसे पूछा गया है, इसके बारे में बताएं। CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन। अब यहाँ जो आपसे पूछा गया है कि वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में, अब सोचिए, थोड़े समय के लिए सोचिए, आपसे ये कहा जाए कि आपको मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ,
आप उस 10 लाख रुपए को जिसको चाहें ऋण दीजिए और ऋण दे करके आपको जो पैसा मिल रहा है उस पैसे से आप एक अपनी कंपनी कोई खोलिए या कोई दुकान खोलिए। स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऐसा हो रहा है और मुझे न्यूनतम दरों पर अगर पैसा मिल रहा है या मतलब ऋण मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में मेरी क्षमता बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे कि एक तो मुझे निम्न ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है और उस ऋण का प्रयोग करके मैंने साख सृजन कर लिया। अब साख सृजन आपको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि साख सृजन के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली। तो ऐसी स्थिति में अगर CRR को कम किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर कम करने की बात है इसको कम किया जाता है, SLR को कम किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक की जो साख सृजन क्षमता है, साख सृजन क्षमता ये बढ़ जाएगी। और अगर ये बढ़ रही है तो आप ये सोचिए कि बैंक आज एक उसकी शाखा है, कल 2 होगी, हो सकता है कि जब वो प्रॉफिट लगातार कमाता रहेगा उसकी 3 और इस तरह से उसकी शाखाएं बढ़ती रहेंगी। साथ ही अगर शाखाएं बढ़ रही हैं तो इससे वित्तीय समावेशन भी तो बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो वित्तीय समावेशन है, ऐसे समझ लीजिए, वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, अभी थोड़े समय के लिए मान लेते हैं हमारे देश में 5 जो बीमा कंपनियां हैं वो हैं, अभी वो कार्य कर रही हैं। बीमा कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं या बीमा कंपनियों की बात कर लीजिए, उनका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों ही खराब होता है। तो अगर यहाँ ख़राब स्थिति है, निजी क्षेत्र उसमें आ रहा है, उसका प्रबंधन बेहतर है, प्रबंधन बेहतर होने के साथ साथ अब वो बीमा से संबंधित जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसका दायरा बढ़ा रहा है और बढ़ रहा है उनके प्रवेश से, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में, अब इसको ऐसे जोड़ करके देखिए, आप A नामक व्यक्ति हैं, आपने एक बिजनेस शुरू किया, अब आपको B नामक स्थान से C नामक स्थान तक कोई सामान भेजना है। आपने इस जो सामान आपको भेजना है, इसमें आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया है, अर्थात 10 लाख रुपए लगा करके बनाया है। और आप जो भेज रहे हैं ये समुद्री मार्ग से यहाँ तक भेज रहे हैं, या मान लेते हैं भारत में ही भेज रहे हैं, तो भारत में आप जल मार्ग से भेज रहे हैं और संभावना ऐसी होती है कि आप का सामान लेकर के जो बोट जा रही है या जो शिप जा रही है वो पलट जाती है। पलटने के बाद आपका 10 लाख का सामान पूरा नदी में गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट था सब कुछ ख़त्म। अब यहाँ पर दूसरे तरीके से सोचिए, कोई बीमा कंपनी है और उस बीमा कंपनी ने आपके 10 लाख रुपए के सामान का बीमा कर दिया और बीमा करके ये कह दिया कि ठीक है, अगर कुछ अमाउंट देने के बाद आपके सामान का बीमा हो जाएगा, यहाँ पर पहुँचे या ना पहुँचे, कोई दुर्घटना हो जाए, आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे यानी कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ गई, और रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि निजी क्षेत्र में इस तरह की जितनी भी कंपनियां प्रवेश की हैं उससे रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ रही है और इनका दायरा, जो बीमा क्षेत्र का दायरा है, वो भी बढ़ रहा है। ब्याज दर का विनियमन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अगर बैंकों पर छोड़ दिया जाए तो भी इससे विस्तार हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये जो प्रश्न है इसमें A, B और C तीनों ही हैं, अर्थात D आपका सही ऑप्शन है क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं और तीनों से ही वित्तीय क्षेत्र में सुधार हो सकता है, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, और यहाँ पर बैंकिंग संस्थान की लाभ कर, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, और यहाँ कहा जा रहा है ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि गलत पूछा है। कहाँ? अच्छा, गलत है, ठीक है, यहाँ पर गलत तो दोनों ही हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू, आपने जो गलत ये मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा गलत है, दोनों ही गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 5वां प्रश्न है इसमें आप बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए।
ठीक है, रंजीत ने बताया है, थैंक यू रंजीत। यहाँ पर ध्यान रखिए, बैंक दर से आशय पूछ रहा है, तो बैंक दर का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि वह ब्याज दर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक हैं उन वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक उधार देता है। तो यहाँ पर दीर्घकालिक उधारों की बात की जा रही है, तो साहूकार इसमें बात की जाएगी क्या? साहूकार इसमें शामिल होगा क्या? साहूकार इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। साथ ही अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज, अब यहाँ अनुसूचित बैंकों की बात की जा रही है, तो केवल अनुसूचित बैंकों की बात की जा रही है, तो ये होगा क्या? अच्छा, जो बैंकिंग संस्थान है उनका लाभ कर, ये भी नहीं है, है कौन सा? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, इसी को कह रहे हैं, यही बैंक दर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने लोगों ने सही बताया है। चलिए, कुछ लोगों ने सही बताया है, कुछ लोगों ने गलत बताया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर नगद आरक्षित अनुपात से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और यही प्रश्न आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया था। जो कैश रिजर्व रेशियो है, नगद आरक्षित अनुपात, इसका प्रभाव हम लोगों ने देख लिया। अब इसी थ्योरी का प्रयोग करके, इन्हीं सभी बातों का प्रयोग करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। यहाँ पर देखिए, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव होगा? तो सीधी सीधी सी बात है कि अर्थव्यवस्था में जब कम कर देंगे, अर्थात जो CRR है उसको हमने कम कर दिया, तो कम करने से बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ने से तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ने के साथ साथ उपभोग और निवेश व्यय बढ़ेगा, और जितना उपभोग और निवेश व्यय बढ़ेगा उतनी ही हमारी ग्रोथ होगी, क्योंकि डिमांड वहाँ पर क्रिएट होगी, क्योंकि सबके हाथ में पैसा होगा। जो व्यक्ति कार लेना पोस्टपोन कर चुका था वो कार लेने के बारे में सोचेगा, अर्थात कार की डिमांड बढ़ेगी। अगर कोई व्यक्ति कंपनी लगाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे उसे सामान चाहिए, तो उन सभी वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर कहा गया है कि कम होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा? तरलता लाभ होगा। बैंक के पास पैसा अधिक होगा, बैंक अधिक ऋण देगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। निवेश वृद्धि, तो मैंने बताया कि जो व्यय है, यह व्यय कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के, एक है उपभोग और दूसरा है निवेश। ये दोनों जो व्यय हैं ये बढ़ेंगे। तो निवेश व्यय, यहाँ पर इसकी बात नहीं की जा रही है, केवल निवेश व्यय की बात की जा रही है। तो बिल्कुल ये सब बात सही है, यह भी सही है। तो और चौथा क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको सस्ती दरों पर ऋण मिलेगा तो अधिक लोग ऋण लेंगे, और ऋण लेकर के ये दोनों कार्य करेंगे, अर्थात उपभोग और निवेश व्यय करेंगे। तो इससे मुद्रा की जो पूर्ति है, आपूर्ति बढ़ रही है, क्योंकि बैंक ने अब अधिक अपने ग्राहकों को ऋण देना शुरू कर दिया और कम ब्याज दर पर देना शुरू कर दिया। इससे तरलता या मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये कह रहा है कि वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो यहाँ आपसे जो पूछा गया है, सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि केवल एक और दो दोनों, और यहाँ पर 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। यहाँ डी कह रहा है कि 2, 3 तथा 4। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? एक से अधिक सही होगा। यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देख लिया आपने, इसको सॉल्व कर लिया। अब जो अगला प्रश्न है यह राजकोषीय नीति से संबंधित है, वो इसी में पूछा गया है, अर्थात जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं राजकोषीय नीति से संबंधित, राजकोषीय नीति जो टॉपिक है उसको अब एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, राजकोषीय नीति क्या होती है उसको समझेंगे, उससे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसके माध्यम से हम समझ लेंगे। तो कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। अब ये ध्यान रखना है कि वित्तीय बिल किस में प्रस्तावित हो सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी में आप देखेंगे एनी मनी बिल लिखा हुआ है। यहाँ पर मनी बिल है और यहाँ पर वित्तीय बिल है, दोनों में अंतर है। मनी बिल अर्थात धन विधेयक की बात कर रहा है,
और वित्त विधेयक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हिंदी और इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है, अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसके हिसाब से अगर करना चाहेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, सही हो सकती हैं। तो ये एक समस्या है, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जो समस्या देखने को मिलती है, ये समस्या एग्ज़ाम में रहती ही रहती है। फिलहाल यहाँ पर जो कहा गया है इसको हम माने तो वित्तीय बिल कहाँ पर पेश किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में, राज्यसभा अर्थात राज्यों की सभा। और जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोगों की सभा आप कह सकते हैं। लोगों की सभा क्यों कही जा रही है, यहाँ से बातें निकल करके आएंगी। क्योंकि जनता, हम कैसे शासन प्रणाली में रहते हैं, तो हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में रहते हैं। और लोकतंत्र में भी प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अर्थात यहाँ पर प्रत्यक्ष जनता के द्वारा शासन नहीं किया जाता है, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि जनता के हित में कानून बनाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है वित्तीय बिल, तो वित्तीय बिल का मतलब यह है कि अगर इसमें मान लीजिए कर लगाना, ठीक है, कर की जो दर है, कर की दर, इसमें कमी करना, अगर कमी करने से संबंधित हो तो ये आप लोगों को याद रखना है। साथ ही कोई अगर टैक्स लगाना हो, घटाना हो, बढ़ाना हो, उससे संबंधित अगर बातें आ रही हैं तो यहाँ पर वित्तीय बिल हम कह रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये चीज़ें हैं, ये लगाया किस पर जाएगा, यह जनता पर लगाया जाएगा। तो जनता पर लगाया जाएगा और जनता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो जनप्रतिनिधि के पास है। तो जनप्रतिनिधि कानून बनाएगा तो उसे कहाँ पर पेश होना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर जनता पर कानून, जनता के लिए कानून बनाया जा रहा है तो उसे वरीयता दी जाएगी, कहाँ पर, लोकसभा को वरीयता दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है। अब जो वित्त विधेयक है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इससे संबंधित जो अन्य बातें हैं इनको अब एक बार समझ लेते हैं। चूँकि मैंने कहा कि राजकोषीय नीति क्या होती है, इसको समझेंगे। राजकोषीय नीति, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, इतिहास तो पढ़ा ही होगा, सॉरी, तो इतिहास में राजा के बारे में कई बार चर्चा है। तो राजा के बारे में चर्चा हुई है तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि राजा का एक कोष होता है, कोषागार, कोष होता है, आप कोषागार भी कह सकते हैं। और इसी में जो आय व्यय होता है और उससे संबंधित जो बातें थी उसके लिए कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। आज भी अगर सरस्वती पूजा हो या कोई भी अगर ऐसा भंडारा ही लगना हो तो कुछ उसमें अध्यक्ष होते हैं, कुछ महामंत्री होते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कोषाध्यक्ष होता है, जिसके पास पैसा आता है, जितना भी चंदा उसमें आ रहा है वो रखा जाता है या उसमें से खर्च होता है, वो सारा उसका लेखा जोखा रखता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, अब इसको आपने समझ लिया। अब उस समय राजा हुआ करते थे, अब हम बात कर रहे हैं राजकोषीय नीति के बारे में। तो यहाँ पर ऐसी नीति जो राजकोष से संबंधित है। राज मतलब किसका, राजा का, और कोष अर्थात भंडार आप कह लीजिए, ठीक है। और उससे संबंधित अर्थात इसमें वृद्धि और कमी से संबंधित नीति जो बनाई जाती है उसको राजकोषीय नीति, ये तो इसकी लिटरल मीनिंग हो गई, ये आपने समझ लिया। अब इसी को समझ लीजिए, आज के संदर्भ में राजा कौन है थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। आपके जहन में जो नाम आ रहा है और जो चेहरा आ रहा है वो अपने जहन तक ही रखिए, उसे बाहर मत आने दीजिए। फिलहाल यहाँ पर सरकार की बात की जा रही है। सरकार है तो सरकार का कोई कोष होगा, तो कोष की बात अर्थात संचित निधि, और संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में है, 266(1) की बात की जा रही है, ठीक है। अब सरकार इस संचित निधि में क्या होगा, प्राप्तियां होंगी, या आप ऐसे कह सकते हैं आय होगी और इससे व्यय होगा।
अर्थात इस संचित निधि में पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा इत्यादि उससे संबंधित जो नीति है बनाने का काम किया जाता है, उसे कहते हैं कि वह राजकोषीय नीति है। आप ऐसे भी कह सकते हैं सरकार अपनी प्राप्तियों और व्यय का प्रबंधन करने से संबंधित जो नीति बनाती है और उसे लागू करती है, उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, तो संचित निधि की बात की जा रही है। आप ऐसे भी कह सकते हैं संचित निधि के प्रबंधन से संबंधित जो नीति है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं, क्योंकि संचित निधि से ही धन निकालने और उसमें जमा करने की बात हो रही है, राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति की बात हुई तो यहाँ एक और चीज़ ध्यान ये रखना है कि जो बजट है वो राजकोषीय नीति का ही भाग है। ठीक, अब इससे संबंधित जो आगे के प्रश्न होंगे उनको आप हल करेंगे और देखेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, ये जो प्रश्न पूछा गया है 39वें बीपीएससी में पूछा गया है, 1994 में आपसे पूछा गया है। रेलवे, उत्पाद कर, बिक्री कर और प्रत्यक्ष कर। तो आप सभी कमेंट करके बताइए उस समय के हिसाब से। ठीक है, उस समय के हिसाब से आप लोगों को बताना है। फिलहाल यहां पर देखें, यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग आपका सही विकल्प डी होगा, अर्थात प्रत्यक्ष कर। उस समय अर्थात यहाँ 39वीं बीपीएससी में जब पूछा गया 1994 में, प्रत्यक्ष कर सबसे ज़्यादा अर्थात जो सरकार है उसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था। यहाँ पर आप लोगों ने ये बात तो समझ लिया। अब कर का मतलब क्या होता है? जब हम कर की बात कर रहे हैं तो कर एक अनिवार्य भुगतान है। अनिवार्य भुगतान कैसा है? तो ये व्यक्तियों के द्वारा आय पर लगाया जाता है और उस पर आप भुगतान करते हैं, यह अनैच्छिक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं जो कर है, कर ये कैसा है? अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य भुगतान है, आपको करना ही करना है। आप ऐसा थोड़ी ऐसे नहीं कह सकते कि मैं भुगतान नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। अच्छा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि यह किस पर लगाया जाता है, किसके द्वारा भुगतान किया जाता है। तो व्यक्ति, परिवार या फर्म, व्यक्ति पर, परिवार पर या फर्म। ठीक है, इन सब पर लगाया जाता है। लगाने के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह ऐच्छिक नहीं है, मतलब आपको चाहें तो आप भुगतान करें, ना चाहें तो भुगतान नहीं करेंगे। यह अनैच्छिक है और इसे वसूलने का कार्य अनैच्छिक है। वसूलने का कार्य कौन करती है? सरकार करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि दरअसल आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं नहीं चुकाऊंगा। अब इनके माध्यम से अर्थात करों के माध्यम से जो आय होती है सरकार की, वो कहाँ पर व्यय करती है? तो सरकार का ये कहना है और जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है कि यह योजनाओं पर खर्च किया जाता है। योजनाओं पर खर्च करने के साथ साथ अब ये कहाँ कहाँ से लगाया जाता है, ये किस लिए लिया जाता है? तो योजनाओं पर खर्च करने के लिए लगाया कहाँ पर जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाता है, राज्य के स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर इसे लगाया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर कैसे लगाया जाता है। साथ ही साथ आज के संदर्भ में, चूंकि ये उस समय की हमने बात की, तो आज के संदर्भ में प्रत्यक्ष कर का कितना हिस्सा है? तो यह लगभग 54.75% है। अप्रत्यक्ष कर की बात होगी, अप्रत्यक्ष कर का कितना हिस्सा है? तो अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा लगभग 45% के आसपास है। और प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, उसी व्यक्ति से वसूला जाता है। जैसे मेरी जो इनकम है, मेरी इनकम पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया और वसूला भी मुझसे गया, अर्थात मेरी ही लायबिलिटी बनती है देने की, मैं उसे किसी और पर टाल नहीं सकता। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर है, जैसे सोचिए कि आप कोई सामान लेने गए
और वहाँ पर जो टैक्स लगा है इनडायरेक्ट टैक्स, उसने ये लिख दिया कि इसमें इतना 10% लगा है। तो 10% वो भुगतान किसको करना है? उस दुकान वाले को करना है, लेकिन वो लिया किससे? तो वो आपसे लिया है उसने आपसे लिया है और आपसे लेकर के भुगतान किया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जो अप्रत्यक्ष कर है जिस व्यक्ति पर लागू किया है, वो उसका भुगतान वही व्यक्ति नहीं करता है, वो दूसरे व्यक्ति से करवा देता है, अर्थात ले लेता है। आप ऐसे समझिए। तो यहाँ आपका सही विकल्प कौन सा है? डी है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार की आय होती है? यहाँ पर एकल साधन के बारे में पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही है। आपके सामने जो ऑप्शन है, उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, व्यक्तिगत आयकर है और निगमित कर है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। रंजीत का कहना है कि सर जी 100 क्वेश्चन का सेट लगवाइए, ऑल सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का। यहाँ पर जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं रंजीत, उन सभी प्रश्नों को सभी सब्जेक्ट से कराया जाएगा। तो जितने भी प्रश्न हैं और जब पूछे गए हैं उन सभी ईयर, अर्थात 39वीं से हम शुरू कर रहे हैं, तो आप जो कहना चाह रहे हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं कौन सा है। तो सही विकल्प आपका है उत्पाद शुल्क, ठीक है। उत्पाद पर लगने वाला शुल्क, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान बनाया तो सरकार ने ये कहा कि आपने बनाया है, उस पर मुझे कुछ टैक्स दे दीजिए, उत्पाद शुल्क, ठीक है। उत्पाद शुल्क उत्पादन पर लगने वाला शुल्क, आप ऐसे भी कह सकते हैं विनिर्माण पर लगने वाला शुल्क। अब ये क्या है? यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अर्थात अप्रत्यक्ष कर है। और इसी में बात हो जाएगी कि अपडेट क्या है। तो जो बजट 2023-24 है उसमें उत्पाद शुल्क लगभग 33,09,000 करोड़ के आसपास है, यही आंकड़ा है। तो ये आप ध्यान रखें कि इसमें सही विकल्प कौन सा है? आपका ए है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? अब यहाँ हिंदी की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि परोक्ष और अपरोक्ष, कई बार परोक्ष और प्रत्यक्ष, इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है। तो उसके लिए आपके सामने यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो भी याद रखना है कि जब यहाँ पर फंसें तो आप जो इंग्लिश वाला है उसको देख लें। तो वस्तु के विक्रय पर लगने वाला जो कर है उसको कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आपका इसमें जो सही विकल्प होगा इस पर बात कर लेते हैं। आपका सी होगा। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो बिक्री कर और उत्पाद शुल्क, यहाँ पर दोनों की बात होगी। और दोनों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वस्तु के विक्रय पर लगने वाला ये कर है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आप लोगों ने लगातार पढ़ा होगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है योजना आयोग और चौथा है वित्त आयोग। ऑब्वियस सी बात है, एक बार देख लेते हैं फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये सब कुछ करवाया जाएगा। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब कुछ कराया जाएगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, बस आप क्लास में बने रहें। यहाँ पर देखें, जो आपसे पूछा गया है, कौन सलाह देता है, किसको सलाह देता है? भारत के राष्ट्रपति को। किस संबंध में? तो राजकोषीय संबंधों के बारे में। किसके राजकोषीय संबंधों के बारे में? केंद्र और राज्य के राजकोषीय संबंधों के बारे में। तो यहाँ पर वित्त मंत्री तो हो नहीं सकते, ये आपके कट गए। रिजर्व बैंक है नहीं, योजना आयोग रहा नहीं 2015 से, बहरहाल मान लेते हैं उसके स्थान पर नीति आयोग है, ठीक बात है। बचता कौन है? तो वित्त आयोग। अब वित्त आयोग से संबंधित बातों को जान लेना ज़रूरी है। संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है और इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद
राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे और उसके बाद जो पहला गठन किया गया है 2 वर्ष बाद, उसके बाद कहा गया है उसी आर्टिकल में कि क्रमशः हर 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो इससे संबंधित बातें आप लोगों ने देख लिया, 280 ये आपने समझ लिया। अब जब संविधान में इसका उल्लेख है तो फिर ये वित्त आयोग कैसा होगा? संवैधानिक है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है, ठीक। संवैधानिक होने के साथ साथ अब यहीं पर बात होगी, संवैधानिक निकाय है कि संविधान के प्रारंभ होने की बात समझ लिया। और ये भी आपसे कहा गया, अगर आपसे पूछ ले घुमा करके कि वित्त आयोग के गठन की बात संविधान के अनुच्छेद 280 में जो बताई गई है, प्रत्येक 5 वर्ष ही बताया गया है। तो केवल प्रत्येक 5 वर्ष नहीं लिखा गया है, संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात ये होगी कि जो वित्त आयोग है इसका कार्य क्या है, ये क्या कार्य करता है, यहाँ पर कार्य की बात होगी। तो यह राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करता है। राजकोषीय संघवाद, ठीक है, संघवाद, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, सहयोगी संघवाद, और यहाँ पर कहा जा रहा है राजकोषीय संघवाद। अब राजकोषीय संघवाद क्यों कहा जा रहा है? तो ये अनुशंसाएं करने का काम करता है। अनुशंसा किससे करता है? राष्ट्रपति से करता है, जो यहाँ पर पूछा गया है। जो सवाल आपसे पूछा गया है 15वां वित्त आयोग, उससे संबंधित लगातार बातें आप लोग संस्कृति IAS के YouTube चैनल पर जो करेंट अफेयर की क्लास होती है, लगातार करेंट की क्लास होती हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा। फिलहाल वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित अनुशंसा करने का काम करता है। तो कार्य, जो वित्तीय संसाधन है, ठीक है, इसके वितरण से संबंधित अनुशंसा करता है। कौन? तो हम बात कर रहे हैं वित्त आयोग के बारे में, जो आपका इसमें ऑप्शन सही है। तो इससे संबंधित जो बातें हैं इनको आपने समझ लिया। अच्छा, जो वित्तीय संसाधन के वितरण की बात होती है, यहीं पर बात होगी कि किसके मध्य वितरण। तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य, साथ ही साथ राज्य प्लस राज्यों के मध्य वितरण की बात कर रहा है, ठीक है। तो सही विकल्प आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? यहाँ निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, दान कर। दान कर कोई होता है क्या? ठीक है, यहाँ पर देखिए निगम कर की बात की जा रही है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं एक बार देख लें। चलिए, 2004 का प्रश्न है, तो योजना आयोग होगा। योजना आयोग नहीं होगा, वित्त आयोग दिया गया है, वित्त आयोग ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपसे पूछा गया है इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताइए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि निगम कर क्या होता है। तो निगम कर कंपनी अधिनियम जो 1956 का था और अभी 2013 है, ठीक है। ये 1956 में जो लाया गया था औद्योगिक नीति प्रस्ताव, और उसके बाद आप देखेंगे जो कंपनी अधिनियम है जिसके तहत किसी कंपनी का जो एक काल्पनिक व्यक्ति है रजिस्टर्ड होता है, अर्थात इनका पंजीकरण होता था। तो अगर इस अधिनियम के तहत कोई कंपनी पंजीकृत है, अब कंपनी कौन सी पंजीकृत होगी? वह निजी क्षेत्र की भी हो सकती है, सार्वजनिक क्षेत्र की भी कंपनी हो सकती है। तो उस कंपनी के शुद्ध लाभ पर, शुद्ध आय पर जो कर लगाया जाता है उसे हम निगम कर कहते हैं। तो जब शुद्ध लाभ की बात हो रही है तो जो उसकी मशीनरी है उसमें घिसावट भी होगी। घिसावट होने के साथ साथ परिचालन व्यय भी उसका होगा, अर्थात संचालित करने के लिए अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई सामान बना रहा है या बना रही है, तो बनाने के बाद
उसके पूरे ऑपरेशन के लिए कॉस्ट तो लगती होगी, तो परिचालन लागत भी होगी उसमें। परिचालन लागत के साथ साथ जो बेचा गया उत्पाद है उसकी लागत होगी, और उस लागत के साथ साथ जिस मशीन से बनाया गया है उस मशीनों में घिसावट भी आई होगी। जब वो मशीन लिया गया होगा तब उसका मूल्य अलग होगा, और 2 साल उत्पादन करने के बाद उस मशीन के कल पुर्जों में घिसावट आई होगी। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि मूल्यह्रास सबको घटाने के बाद, माइनस करने के बाद जो शुद्ध लाभ उसके पास हो रहा है उस पर यह लगता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ आय पर लग रहा है, तो यह एक प्रत्यक्ष कर होगा। कैसा होगा? यह एक प्रत्यक्ष कर होगा। अब प्रत्यक्ष कर होगा तो यहाँ पर वर्गीकरण की बात होती है। तो कंपनी जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह एक प्रत्यक्ष कर है। यह जो शुद्ध आय है अर्थात बेचे गए उत्पाद पर लगाया जा रहा है। जब आपने बेचा है, उत्पाद को बेचा है और उस पर जो लागत आपने लिया है, जो मूल्य वसूला है, उस पर लिया जाएगा सब कुछ माइनस करने के बाद। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि यह जो अपडेट हुआ है इससे संबंधित अर्थात 1956 को अब ये 2013 कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भी हो सकती है और निजी क्षेत्र की कंपनी, दोनों से ही निगम कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है उपकरण नहीं है, ठीक है। करारोपण, दूसरा कह रहा है अर्थात बी कह रहा है सार्वजनिक व्यय, और तीसरा अर्थात सी ब्याज दर, और डी कह रहा है चौथा सार्वजनिक ऋण। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ब्याज है 2 तरह की नीतियाँ होती हैं। एक को हम कहते हैं राजकोषीय नीति और दूसरा मौद्रिक नीति। इसकी कुछ बातें अर्थात कुछ विशेषताएं आप देखेंगे तो इससे मिलता जुलता है, क्योंकि यह भी, इसमें हम लोगों ने बात किया था कि मौद्रिक नीति के माध्यम से किसका नियंत्रण किया जाता है। तो हमने बात किया था कि ब्याज दर का, ब्याज का नियंत्रण किया जाता है। साथ ही साथ हमने यह भी कहा था कि मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, और साथ ही साथ जो मुद्रास्फीति है इसे भी नियंत्रित किया जाता है। जब राजकोषीय नीति लागू किया जा रहा है तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कर की दरों में वृद्धि कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनता के पास पैसा था सरकार ने उससे टैक्स के रूप में ज़्यादा ले लिया। उनके पास लिक्विडिटी कम हो गई अर्थात बाजार में मुद्रा की तरलता को यहाँ से सुनिश्चित किया गया। तो कई मामलों में आप देखेंगे तो पूरक के रूप में देखा जाता है। बहरहाल जो आपसे कहा जा रहा है कि इसमें जो बातें हमने देखा कि ब्याज दर यहाँ पर है, यहाँ पर ब्याज दर से कोई संबंध या कुछ लेना देना नहीं है, तो आपका सही विकल्प सी होगा ब्याज दर। और बाकी जो 3 ऑप्शन आपके बचते हैं दरअसल यह उसी के उपकरण हैं, कंपोनेंट आप कह सकते हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये सब कुछ क्या है? राजकोषीय नीति के उपकरण हैं, उपकरण के रूप में काम करते हैं। ब्याज दर यह मौद्रिक नीति से संबंधित है, राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संशोधन मूल्यवर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से, धन कर से, आय कर से और उत्पाद शुल्क से। आप सभी एक बार कमेंट करके बताएं, सभी बच्चे। जय किशन पटेल, इन्होंने सही बताया है। राहुल वर्मा, एक बार आप पुनः देखें, सुधार करें, ठीक है। बाकी लोग कमेंट करके नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं। जितने लोग एक्टिव हैं आप लोगों को देख करके धीरे धीरे एक्टिव लोगों का दायरा बढ़ेगा। तो यहाँ इसमें सही कौन सा है? अब ये ध्यान रखना है कि आपसे 8वां पूछा गया है संशोधन मूल्यवर्धित कर, बिक्री कर, धन कर, आयकर और उत्पाद कर। कितने लोग सही बता रहे हैं? अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया है।
चलिए, यहाँ पर उत्पाद शुल्क आपका सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में इससे संबंधित और बातों को हम देखेंगे, समझेंगे। राजकोषीय नीति से जितने और प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करेंगे। साथ ही जो बिहार बजट और बिहार बजट के साथ साथ जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को कल के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी। नमस्कार।